मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम सीएम दोपहर 12:20 पर सीएमआर से एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे निवाई के लिए प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा। दोपहर 12:50 पर निवाई जिला चौक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद दोपहर 1 बजे निवाई में कृषि उपज मंडी स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे सीएम भुजबल शर्मा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक ग्रामोत्थान शिविर का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा और साथ ही मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम स्थल से प्रताप स्टेडियम हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा। दोपहर 2:10 पर निवाई से जयपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे और दोपहर 2:30 बजे के आसपास जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा। इसके अलावा जयपुर में भी मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा का कार्यक्रम में जाने का यहाँ पर कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा का आज निवाई दौरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा आज निवाई जाएंगे, जहां दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा। वहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो ग्रामोत्थान शिविर का मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा निवाई में अवलोकन करेंगे और साथ ही जनसभा को भी यहां पर मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा संबोधित करेंगे और उसके बाद उनका वापस जयपुर आने का कार्यक्रम है। और अब दिल्ली से खबर है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। कल रविवार के दिन केंद्रीय बजट पेश होगा। कल 1 फरवरी को सुबह 11 बजे बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार 3.0 का यह दूसरा बजट होगा। लोगों को आम बजट से बड़ी उम्मीदें है। तो सरकार रक्षा क्षेत्र डेवलपमेंट कार्य, मेट्रो प्रोजेक्ट, एआई जैसे नए प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। तो कल केंद्रीय बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री 9वीं बार बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार 3.0 का यह दूसरा बजट होगा और लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, बड़ी उम्मीदें हैं। तो कल सुबह 11 बजे बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि कल 1 फरवरी को रविवार के दिन केंद्रीय बजट पेश होगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। तो रविवार के दिन केंद्रीय बजट पेश होगा। तो सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि 9वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजीव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कल केंद्रीय बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश यहाँ पर करने वाली है, तो क्या कुछ इस बजट में रहने वाला है राजीव? बिल्कुल, देखिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल 1 फरवरी है और दिन रविवार है और कल पहली बार रविवार के दिन जो है बजट पेश होने जा रहा है, क्योंकि जो 2017 से पहले अगर देखा जाए तो बजट जो है 28 फरवरी को पेश होता था, लेकिन 2017 के बाद एक डेट फिक्स कर दिया गया कि 1 फरवरी को ही जो है बजट पेश किया जाएगा। उसी क्रम में दिन रविवार होने के बाद भी कल बजट पेश किया जाएगा। लोगों को बड़ी उम्मीद है देश के जनमानस को कि इस बार जो है बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछली बार जो बजट आया था उसमें जो 12 लाख इनकम करने वाले लोग के साल में जो 12 लाख इनकम करते हैं उनको टैक्स से बाहर रखा गया था। तो जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि हो सकता है कि टैक्स में बड़ा फेरबदल न हो, लेकिन जो देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जो मेट्रो सिटी जो डेवलपमेंट हो रहा है मेट्रो सिटी में, या जो एआई जैसे नए जो प्रोजेक्ट आए हैं उसको लेकर के, या वैश्विक स्तर पे जो दुनिया में जो हालात बने हैं उसको लेकर सरकार जो है रक्षा में बड़ा जो है ऐलान कर सकती है। तो लोगों को बड़ी उम्मीद है, किसानों को भी बड़ी उम्मीद है कि क्या कुछ राहत मिलेगा किसानों को। लोग आस लगा के बैठे हैं। अब देखना होगा कि कल क्या कुछ आता है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि देखिए लगातार अभी देखा जाए तो अभी से जो विपक्ष के जो नेता हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तमाम मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन 9वीं बार निर्मला सीतारमण जो है बजट कल पेश करेंगी और लोगों को बड़ी उम्मीद है कल 11 बजे वो बजट भाषण अपना देंगी। तो उसमें क्या कुछ ऐलान करती हैं, लोगों को बड़ी उम्मीद है। खास करके जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो उद्योग जगत के लोग हैं उनको भी कुछ उम्मीद है कि सरकार कुछ खास करेगी उनके लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।
तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल केंद्रीय बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगे। जयपुर से खबर है, जहां विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर गूंजे युवा विधायक मनीष यादव। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल हुए शाहपुरा विधायक। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2 साल में शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था के हालात बिगड़े हैं। सरकार 2 वर्ष में 70% वादे पूरे करने की बात कह रही है, लेकिन सरकार ने जिक्र नहीं किया कि राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस के हालात यहां पर खराब है। ट्रोमा सेंटर में आग लगने से निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। सड़क पर ओवर स्पीड डंपर राह चलते लोगों को कुचल रहे हैं। स्कूलों की बिल्डिंग गिर रही है, बच्चों की जान जा रही है। किसानों को यूरिया, डीएपी के लाइनों में लगना यहां पर पड़ रहा है। डंडे खाने पड़ रहे हैं। मनरेगा, एमएसपी, पशुपालन, फसल खराबा को लेकर सवाल यहां पर उठाए गए। वहीं युवाओं की बात करते हुए स्कूली और उच्च शिक्षा ढांचे को सुधारने की बात यहां पर रखी गई। इसी के साथ प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं का ढांचा ध्वस्त होता जा रहा है, फिर भी सरकार अपनी वाहवाही यहां पर करने में लगी हुई है। अपने 10 मिनट के भाषण में प्रदेश और शाहपुरा से जुड़े जनहित के मुद्दे उठाकर विधायक ने सबका ध्यान यहां पर अपनी ओर खींचा। तो जयपुर से खबर है, जहां स्कूल व्याख्याता के हस्तांतरण आदेश पर आरसीएसटी की रोक याचिकाकर्ता संपत सिंह मीणा को बड़ी राहत यहां पर मिली है। रीट ने याचिकाकर्ता को वर्तमान विद्यालय में यथावत रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। हस्तांतरण आदेश दिनांक 10 जनवरी 2026 पर रोक लगा दी गई है। संपत मीणा का तबादला सवाई माधोपुर से धौलपुर किया गया था। स्थानांतरण दूरी अधिक होने से व्यक्तिगत कठिनाई का हवाला। याचिकाकर्ता की माता कोमा में गंभीर पारिवारिक स्थिति सामने आई। आदेश रेट अध्यक्ष विकास सीताराम भाले और सदस्य पूनम दरगन द्वारा पारित अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने याचिका की पैरवी की। अधिकरण ने मानवीय आधार पर अंतरिम राहत यहां पर प्रदान की है। तो जयपुर से खबर है, जहां स्कूल व्याख्याता के स्थानांतरण आदेश पर आरसीएसटी की रोक याचिकाकर्ता संपत सिंह मीणा को बड़ी राहत यहां पर मिली है। रेट ने याचिकाकर्ता को वर्तमान विद्यालय में यथावत रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। और आप बुलेटिन में मौसम की बात करते हैं। राजस्थान के 12 जिलों में आज ओले बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से भी शुक्रवार को राजस्थान में थोड़ी राहत यहां पर मिली है। बीकानेर, गंगानगर, जयपुर, पिलानी, फतेहपुर, दौसा समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी यहां पर हुई और सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज से एक पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में एक्टिव होगा। इस सिस्टम का असर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के जिलों में आज और कल देखने को मिलेगा। इस दौरान उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के एरिया में बादल छाएंगे और कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। आज पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं कल नागौर, सीकर, झुंझुनू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अब जयपुर से खबर है, जहां जयपुर में राज्य स्तरीय करियर परामर्श कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला का विषय व्यापक करियर मार्गदर्शन रखा गया। करियर चयन में रुचि, योग्यता और बदलते रोजगार परिदृश्य पर जोर रहा। एनईपी 2020 के अनुरूप करियर गाइडेंस को स्कूल शिक्षा से जोड़ने पर मंथन हुआ। माई करियर ऐप के माध्यम से डिजिटल करियर मार्गदर्शन की जानकारी दी गई। एआई, डेटा साइंस, ग्रीन जॉब्स, स्टार्टअप और डिजिटल उद्यमिता पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने करियर गाइडेंस को सतत प्रक्रिया बनाने पर यहां बल दिया है। अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक अशोक कुमार मीणा ने नैतिक मूल्यों पर जोर दिया। उपायुक्त संतोष मीणा ने आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाने की बात यहां पर कही है। कार्यशाला को विद्यार्थियों के भविष्य को दिशा देने वाली सशक्त पहल यहां पर बताया गया है।
कार्यशाला का आयोजन हुआ जयपुर में। जयपुर से खबर है, जहां आरपीएससी में प्री लिटिगेशन समिति की 32वीं बैठक का आयोजन। बैठक की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने की। बैठक में कुल 4 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। अभ्यर्थियों की आवेदन त्रुटियों को लेकर न्यायालय जाने के मामले यहां पर बढ़ रहे थे। इससे अभ्यर्थियों और आयोग दोनों का समय और धन बर्बाद हो रहा था। वादकरण कम करने के लिए 1 मार्च 2019 को समिति का गठन किया गया था। अब तक 31 बैठकों में 557 प्रकरणों का रिकॉर्ड निस्तारण यहां पर हुआ है। 32वीं बैठक में प्राप्त मामलों की समीक्षा कर समाधान यहां पर किया गया है। बैठक में आयोग सचिव रामनिवास मेहता सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्री लिटिगेशन समिति से विवादों का त्वरित समाधान यहां पर संभव हो पाया है। और अब अलवर से खबर है, जहां खेडली में एकाएक मौसम में आए बदलाव का असर सीधे लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है। बारिश और शीतलहर के बाद दिन में धूप निकलने से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खेडली उपजिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अंकित जेटले ने बताया कि खांसी, वायरल बुखार, जोड़ों में अकड़न और दर्द के मरीजों की तादाद अधिक आ रही है। हालात ऐसे हैं कि उपजिला अस्पताल की ओपीडी करीब 1000 तक पहुंच गई है। वहीं इतनी ही संख्या में मरीज निजी क्लिनिकों और झोला छाप डॉक्टरों के यहां भी उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने और लापरवाही न करने की यहां पर ग्रामीणों से अपील की है। वायरल के बुखार के मरीज एकदम देखने को मिले हैं। हमारी ओपीडी वर्तमान में 800 से 900 की है प्रतिदिन, जिसमें अधिकांश मरीज 70 to 80% इसमें खांसी, जुकाम, बुखार की वजह से हो रहे हैं। जो किसान भाई हमारे जो काम कर रहे हैं खेत में, उनको ठंड के लक्षण ज़्यादा आ रहे हैं, छाती में दर्द के आ रहे हैं, और धूप में भी काम करने की वजह से उल्टी, दस्त के भी मरीज हैं। प्लस मोस्टली जो है पेशेंट इस टाइम पर वायरल बुखार है, दिन में बुखार चढ़ रहा है, रात में चढ़ रहा है, ज्वाइंटों की परेशानी हो रही है। टिपिकल वायरल सिम्टम्स हैं जो अधिकांश मरीज 80% यहाँ दिखाने आ रहा है। देखा जा रहा है कि बीच बीच में धूप निकलना, तो ये क्या आमजन की लापरवाही का भी कारण हो सकता है, बीमारियां बढ़ना? आमजन की लापरवाही की वो सुबह से लेकर शाम में काम कर रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, फिर परिवर्तन हो रहा है, गर्मी भी पड़ रही है, सर्दी भी पड़ जाती है। गर्मी के अधिकांश में वे ठंडा पानी का यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से गला पकड़ा जाता है, और फिर शाम होते होते ठंड हो जाती है। तो यही चीज उनको भापती है, और ये वायरल का टिपिकल सिम्टम्स है, जिसके कारण। जोधपुर से खबर है, जहां सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य परीक्षण एक बार फिर कड़ी सुरक्षा के बीच एम्स जोधपुर में कराया गया। उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में भारी पुलिस चाप्ते के साथ लाया गया, जहां पेट में संक्रमण की शिकायत के चलते विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनकी जांच की। यह चेकअप सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कराया गया है, जिसमें गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से परीक्षण के निर्देश यहां पर दिए गए थे। एम्स के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने बारीकी से स्वास्थ्य जांच की है, और अब तक सोनम वांगचुक की कुल 21 बार मेडिकल जांच हो गई है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर पूरे मामले को लेकर हाई अलर्ट सुरक्षा व्यवस्था यहां पर रही। तो जोधपुर से खबर है, जहां पर सोनम वांगचुक का मेडिकल चेकअप कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परीक्षण कराया गया है। पेट में संक्रमण की शिकायत के चलते जांच यहां पर कराई गई है, और एम्स के डॉक्टरों ने यहां पर जांच की है। सोनम वांगचुक का जोधपुर में स्वास्थ्य परीक्षण यहां पर कराया गया है। तो आपको बता दें कि कई बार इनका परीक्षण यहां पर किया जा चुका है, और आज एक बार फिर सोनम वांगचुक का मेडिकल चेकअप कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रदीप जोशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सोनम वांगचुक का मेडिकल चेकअप यहां पर कराया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी साक्षी, अवश्य। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम वांगचुक को जब गिरफ्तार किया गया था, उसकी गिरफ्तार के बाद में जोधपुर की सेंट्रल जेल में उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ शिफ्ट किया गया था। काफी लंबे समय बाद में आज जोधपुर के एम्स अस्पताल में उनकी चेकअप और जांच के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर लाया गया था, जहाँ उनकी जांच की गई और जांच करने के बाद में दोबारा से जोधपुर की सेंट्रल जेल भिजवा दिया गया है। जी साक्षी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए।
और आप जैसलमेर से खबर है, जहां जैसलमेर में विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2026 के दूसरे दिन शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसने देश विदेश से आए पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोक संगीत, नृत्य परंपरा और आधुनिक तकनीक के अनूठे संगम से सजी इस शाम की शुरुआत प्रसिद्ध लोक गायक सूरज चांगड़ा की गणेश वंदना से हुई। इसके बाद लोक नृत्यांगना अरु शिखा ने घूमर और चरी नृत्य, अनु सोलंकी ने घुटना चक्री और रिंग डांस की जोशीली प्रस्तुतियां यहां पर दी है, जबकि लोक कलाकार भरत के अग्नि नृत्य ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया है। साथ ही कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रही सेलिब्रिटी गायिका मधुबंती बागची, जिन्होंने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र से लेकर कई लोकप्रिय गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर श्रोताओं को झूमने पर यहां पर मजबूर कर दिया। ड्रोन शो एक तरह से ये माना जा सकता है कि परंपरा और आगे का भविष्य जो है उसको जोड़ने का प्रतीक है, कि हमने एक नई तकनीक जो है उसको इंट्रोड्यूस करा है। पर अगर आप सारी आकृतियों को देखें तो जैसलमेर की जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, उसको हमने सिंबलाइज करा है अलग अलग तरीकों से, भले वो गोडावन हो, सारंगी हो। इन तरीकों से पर्यटन विभाग ने जैसलमेर के जो लाइफस्टाइल है उसको रिप्रेजेंट करने का एक प्रयत्न करा है, और लोगों में ये लोगों का इनपुट आया है। जैसलमेर में मरु महोत्सव का पहला दिन था। ये एक तरीके से बहुत ज्यादा सफल रहा है। इसमें सुबह प्रतियोगिताएं हुई और शाम को जो हमारा सांस्कृतिक संध्या थी उसने 4 चांद लगा दिए। इसके अंदर मधुबंती बागची की परफॉर्मेंस थी ही, उससे पहले जो लोक कलाकारों की परफॉर्मेंस हुई उनमें भी बढ़ चढ़कर भीड़ थी। और अब आप देख रहे हैं आतिशबाजी और जो हमारा ड्रोन शो था वो एकदम सुपर हिट रहा। और हमने यहाँ पर जो अभी जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया, श्री तगाराम जी, उन्हें सम्मानित करके भी जो संस्कृति का संरक्षण है और ऐसे जो हमारे लिए सम्मानीय लोग हैं उनके लिए एक अलग से मैसेज दिया है कि जैसलमेर सदा पर्यटन की नगरी है और ऐसे लोगों को सम्मानित करते आया है। जैसलमेर में मरु महोत्सव का पहला दिन था। ये एक तरीके से बहुत ज्यादा सफल रहा है। इसमें सुबह प्रतियोगिताएं हुई और शाम